बेसिकली हम लोग नियोप्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर ली वो थी एनाप्लेजिया, दूसरी थी रेट ऑफ ग्रोथ और तीसरी थी इन्वेजन। आज अपन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मेटास्टेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और चारों कैरेक्टरिस्टिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि केवल और केवल मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा ही मेटास्टेसिस शो करता है। ठीक है, केवल और केवल मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा ही मेटास्टेसिस शो करता है। बेनाइन नियोप्लाज्मा कभी भी मेटास्टेसिस शो नहीं करता। एक और बात हम देख लेते हैं कि बेसिकली मेटास्टेसिस और इन्वेजन में क्या अंतर है। ठीक है, तो इन्वेजन जो हमने देखा था उसमें क्या हो रहा था, उसमें टिश्यू है, सॉरी ये प्राइमरी ट्यूमर है, आप मान लीजिए ट्यूमर है, तो ये ट्यूमर कॉन्टिन्यूसली अपने चारों तरफ ही ग्रो कर रही है, मतलब ये ग्रो होती जा रही है, ग्रो होती जा रही है। ठीक है, और इस ग्रो होते समय क्या हो रहा है कि यहाँ पे पास में कोई टिश्यू था, ठीक है, मान लीजिए पास में टिश्यू थे, तो उसको ये डैमेज कर रही है। चूंकि ये इन्वेड हो रही है उस टिश्यू में, तो साथ में उस टिश्यू को डैमेज कर रही है। लेकिन मेटास्टेसिस की कंडीशन थोड़ी अलग है। मेटास्टेसिस में क्या होता है, तो मेटास्टेसिस में होता है कि ये मान लीजिए प्राइमरी ट्यूमर है, ये अपनी साइड से कहीं दूर जाकर वहाँ पर सेकेंडरी डिपॉजिट बना रही है और वहाँ पर ट्यूमर फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, कहीं दूर जाकर, मतलब खुद से कंटिन्यूस नहीं, खुद ट्यूमर तो यहाँ पे है, मतलब ट्यूमर से डिसकंटिन्यूस कहीं और, कहीं दूर, किसी दूर डिस्टेंट साइड पे जाके वहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन कर रही है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? METASIS। जबकि अब जो ये सेकेंडरी ट्यूमर बना है ना, इसको बोलते हैं अपन मेटास्टेसिस। ठीक है, तो अंतर है मेटास्टेसिस और मेटास्टेसिस में। मेटास्टेसिस तो बेसिकली वो प्रोसेस है, जबकि जो सेकेंडरी ग्रोथ बन रही है उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। दूर जाकर पहले ये माइक्रो मेटास्टेसिस बनाता है। अगर अपन बात करें तो दूर जाकर पहले ये क्या बना रहा है, माइक्रो मेटास्टेसिस। लेकिन माइक्रो मेटास्टेसिस ग्रो होकर सेकेंडरी ट्यूमर, बड़ी ट्यूमर बना देती है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो ट्यूमर डिपॉजिट डिसकंटिन्यूस विद प्राइमरी ट्यूमर, ऑब्वियस है डिसकंटिन्यूस है प्राइमरी ट्यूमर से, एंड लोकेटेड इन डिस्टेंट टिश्यू। इसके प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस, जबकि जो सेकेंडरी डिपॉजिट बन रहा है उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। एक और बात अपन यहाँ पे साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि जो मेटास्टेसिस होता है, ठीक है, जो मेटास्टेसिस होता है, देखो कैंसर एक बहुत अजीब बीमारी है, अपन को अभी पता पड़ेगा कैसे। मेटास्टेसिस होता है जो सेकेंडरी जो भी ट्यूमर फॉर्मेशन हुई है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकती है। पहली, हिस्टोलॉजिकली ये जो प्राइमरी ट्यूमर है उससे लगभग पूरी मिल रही हो। ठीक है, हिस्टोलॉजिकली प्राइमरी ट्यूमर से लगभग पूरी मिल रही हो। दूसरी क्या कर सकता है, दूसरी ये कर सकता है कि इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन, मतलब इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हो ही नहीं हो, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड हो। जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है ट्यूमर की, जो सेकेंडरी ट्यूमर बन रहा है, मेटास्टेसिस हो रहा है, वो इतना पुअरली डिफ्रेंशिएटेड हो कि कुछ ज़्यादा ही, मतलब एनाप्लास्टिक, अगर अपन प्रॉपर लैंग्वेज में बोले तो सेकेंडरी ट्यूमर बहुत ज़्यादा एनाप्लास्टिक हो सकती है, जिसको देख के हम ये नहीं पता लगा सकते कि इसकी प्राइमरी ट्यूमर कौन सी थी। बाकी इसमें तो हम देख के बता सकते हैं कि प्राइमरी ट्यूमर कौन सी थी और किसके कारण ये यहाँ पे आके कहीं डिस्टेंस लोकेशन पे आके ये ग्रो हो रही हो। यहाँ पे इतना कम डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है कि हम देख के बता ही नहीं सकते कि इसकी प्राइमरी ट्यूमर कौन सी थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, जब हमारे पास जो पेशेंट आया उसके पास हमको सीधा सेकेंडरी जो मेटास्टेसिस है वही देखने को मिल रहा, मतलब हमको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या कोई ऑलरेडी, मतलब पहले से कोई ट्यूमर है, मतलब ये नहीं पता, उस पेशेंट को भी नहीं पता कि जो प्राइमरी ट्यूमर है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम मेटास्टेसिस को देखकर उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करके या कोई इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री की मदद से, यानी मतलब स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स की मदद से, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री में ट्यूमर मार्कर्स की मदद से हम पता लगाते हैं कि बेसिकली प्राइमरी ट्यूमर कहाँ पे है। ऐसी भी कंडीशंस होती है कि हमको जो सीधा पेशेंट आता है वो पेशेंट हमारे पास सेकेंडरी मेटास्टेसिस की कंप्लेन लेके ही आ रहा है,
मतलब उसको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सेकेंडरी मेटास्टेसिस के कारण हो रही है। प्राइमरी ट्यूमर तो ना पेशेंट पहचान पा रहा है, ना डॉक्टर भी देख के नहीं पहचान पा रहा। उस कंडीशन में अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेक्निक की मदद से प्राइमरी ट्यूमर को पहले पहचानते हैं, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम तो प्राइमरी ट्यूमर भी कर रहा है ना। तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन सिग्निफिकेंस की बात करें तो मेटास्टेसिस क्लियरली आइडेंटिफाइड ट्यूमर एज अ मैलिग्नेंट, क्योंकि बेनाइन नियोप्लाज्मा कभी भी मेटास्टेसिस शो नहीं करता। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शन क्या है कि 2 मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा हैं, ये मैं पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि 2 मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा है जो इन्वेजन की तो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से इन्वेड होते हैं, लेकिन वो नियोप्लाज्मा मेटास्टेसाइज नहीं करते, जिनके एग्जाम्पल्स है ग्लायोमा सीएनएस में और बेसल सेल कार्सिनोमा स्किन में। ये दोनों बेसिकली इन्वेजन तो करते हैं लेकिन मेटास्टेसिस नहीं करते, ठीक है। मेटास्टेसिस के बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जितनी ज़्यादा मेटास्टेसिस हो चुकी है उतना कम पॉसिबल होता है कैंसर को क्योर करना, ठीक है। और मेटास्टेसिस से बेसिकली कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। कैंसर में कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है? कैंसर में डेथ क्यों हो रही है? क्योंकि मेटास्टेसिस हो चुकी है प्राइमरी ट्यूमर की। अब प्राइमरी ट्यूमर किस रेट से मेटास्टेसिस करेगा वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली बात तो प्राइमरी ट्यूमर कितना बड़ा है, जितना बड़ा प्राइमरी ट्यूमर होगा उतना ज़्यादा वो मेटास्टेसिस करेगा। कितना ज़्यादा प्राइमरी ट्यूमर ग्रो हो रहा है, कितना जल्दी वो ट्यूमर ग्रो हो रहा है, और कितने लेस डिफ्रेंशिएटेड उसके सेल्स हैं। जितना कम डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, जितना जल्दी ग्रो होना और जितना बड़ा वो ट्यूमर है, उतनी ही तेज़ी से वो मेटास्टेसिस शो करेगा। किस किस पाथवे से मेटास्टेसिस कर सकता है? तो आज तक ये मानना चला जा रहा था, एक तो ये देखो लिम्फेटिक्स और हिमेटोजिनस, ये 2 इंपॉर्टेंट पाथवे हैं मेटास्टेसिस के। अपन डिस्कस भी अच्छे से इन 2 को करेंगे, बाकी सबका अपन जनरल ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो लिम्फेटिक्स और हिमेटोजिनस, हिमेटोजिनस मतलब वाया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सिस्टम, ठीक है, उसके वाया। तो देखो पहले ये मानते थे कि जो कार्सिनोमाज होते हैं वो तो वाया लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, जबकि जो सार्कोमाज होते हैं वो वाया हिमेटोजिनस सिस्टम से स्प्रेड होता है। लेकिन ये धारणा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम जानते हैं कि लिम्फेटिक्स और वस्कुलर सिस्टम कितना ज़्यादा अपने आप में मिला हुआ है ना। वो बहुत ज़्यादा एनास्टोमोसिस शो करते हैं और पूरी लगभग हद तक साथ में ही चलते हैं ना। तो ये धारणा गलत है, ठीक है। जो सार्कोमाज हैं वो लिम्फेटिक से भी स्प्रेड कर सकते हैं, कार्सिनोमाज हिमेटोजिनस से भी स्प्रेड कर सकते हैं, बट ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो कार्सिनोमाज होते हैं वो लिम्फेटिक से स्प्रेड होते हैं और सार्कोमाज हिमेटोजिनस सिस्टम से स्प्रेड होते हैं, ठीक है। कोई कोई कैंसर स्प्रेड होने के लिए बॉडी कैविटीज़ का यूज़ ले सकता है, या डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेशन से हो सकता है, या एपिथेलियल लाइन के अलॉन्ग भी स्प्रेड हो सकते हैं। तो ये बेसिकली 5 पाथवे हैं स्प्रेड के। अभी इनको अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन सबसे पहले पाथवे को डिस्कस कर रहे हैं, लिम्फेटिक्स। सबसे कॉमन पाथवे लिम्फेटिक पाथवे स्प्रेड ऑफ कैंसर के लिए, ठीक है। इसमें रीजनल नोड इन्वॉल्वमेंट होता है। रीजनल नोड इन्वॉल्वमेंट से हम क्या समझते हैं? तो बहुत सिंपल सा अपन एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रेस्ट कैंसर। यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर कौन से क्वाड्रेंट से होता है? अपर आउटर क्वाड्रेंट। तो जब भी ब्रेस्ट कैंसर अपर आउटर क्वाड्रेंट से होता है तो सबसे पहले कौन से नोड्स को इन्वॉल्व करेगा? वो सबसे पहले इन्वॉल्व करता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को, ठीक है। जबकि जब भी वो इनर क्वाड्रेंट से होता है, ठीक है, तो वो उस समय किन नोड्स को इन्वॉल्व करेगा? उस समय वो जो इंटरनल मेमिलरी आर्टरी है उसके अलॉन्ग जो नोड्स पाए जाते हैं उनको इन्वॉल्व करेगा। और उसके बाद वो नोड्स कहाँ पे ड्रेन करेंगे? वो नोड्स ड्रेन करेंगे सुप्रा और सुप्राक्लेविकुलर एंड इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में वो ड्रेन करेंगे, ठीक है। तो अपर आउटर जो सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन साइट है, वो कौन सा है? अपर आउटर क्वाड्रेंट। वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में ड्रेन होता है। तो उसमें कैंसर कहाँ पे मेटास्टेसाइज करेगा? सबसे पहले वहाँ पे एक्सिलरी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होएगा। जबकि इनर क्वाड्रेंट जब भी इन्वॉल्व होता है तो इंटरनल मेमिलरी आर्टरी के थ्रू वो सुपीरियर और आर्टरीज के मतलब बेसिकली लिम्फेटिक्स के थ्रू वो सुप्राक्लेविकुलर और इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट होएगा। तो इसमें रीजनल लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। रीजन ऑफ कैंसर, पहले इन्वेजन होता है। सबसे पहले अपन कभी भी स्प्रेड होएगा तो सबसे पहले तो इन्वेजन होएगा,
ठीक है, कैंसर सेल्स इन्वेड करेंगे लिम्फेटिक्स वॉल को, उसके बाद वो लिम्फेटिक्स के अंदर पहुंच जाएंगे, इन्वेड करने के बाद वो लिम्फेटिक के अंदर पहुंच गए और लिम्फेटिक के अंदर वो एम्बोलाई बना के लिम्फ नोड्स में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कैसे पहुंचते हैं वो? प्राइमरी ट्यूमर सबसे पहले करता है इन्वेजन, है ना, इन्वेड होता है, इन्वेड होता है, इन्वेड होते होते वो, अब प्राइमरी ट्यूमर के पास खुद की कोई लिम्फेटिक्स नहीं है, बात दिमाग में रखना आप, प्राइमरी ट्यूमर के पास खुद की कोई लिम्फेटिक नहीं होती, लेकिन प्राइमरी ट्यूमर शो करता है इन्वेजन, इन्वेड होते 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 वो नियर बाय लिम्फेटिक्स पे पहुंच जाता है। ठीक है, वो नियर बाय लिम्फेटिक्स पे पहुंच गया, अब वो लिम्फेटिक्स के अंदर चला गया, इन्वेड होकर अंदर जाने के बाद एम्बोला फॉर्मेशन हो जाती है और वो एम्बोलस बेसिकली लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाता है, लिम्फेटिक्स से लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाता है। इसका एक पूरा मैकेनिज्म है जो अपन पांचों पाथवे के बाद डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बनेगी बहुत लंबी। ठीक है, अगर आप समझना चाह रहे हैं लिम्फेट मेटास्टेसिस तो आप यहाँ पे रहे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी बनेगी, मैं पहले बता देता हूँ। अगर अपन देखें तो लिम्फ नोड्स में वो कॉन्वेक्स सरफेस से एंटर करते हैं और सब स्केपुलस के पेस में लॉज हो जाते हैं और वहाँ पे वो ग्रो करते हैं और ग्रो करते 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 वो कंप्लीटली लिम्फ नोड मेटास्टेटिक ट्यूमर से रिप्लेस हो जाता है, मतलब उस लिम्फ नोड की जगह कंप्लीटली एक मेटास्टेटिक ट्यूमर बन गया। नेचुरल रूट ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज को फॉलो करते हैं, मतलब जो भी प्राइमरी ट्यूमर है उसके आसपास जो भी रूट है उसी रूट से वो जाता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि बहुत बार स्किप मेटास्टेसिस देखने को मिलता है। ये स्किप मेटास्टेसिस का क्या मतलब हुआ कि जो लोकल लिम्फ नोड्स है ना वो इन्वॉल्व नहीं होते, वो बाईपास हो जाते हैं और लिम्फेटिक मेटास्टेसिस कोई दूर लिम्फ नोड्स पर पहुंच जाता है। वो क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है, यहाँ पे हो रहा है कार्सिनोमा किसी तरह का, ठीक है, इस ऑर्गन में किसी तरह का कार्सिनोमा देखने को मिल रहा है, ये इस ऑर्गन के लिम्फेटिक्स, ये कोई दूर लिम्फेटिक, तो बेसिकली इसका कैंसर, ये कार्सिनोमा इन लिम्फेटिक्स को बाईपास करते हुए, मतलब इनके पास जा ही नहीं रहा, वो सीधा इसके पास पहुंच रहा है। बहुत कॉमन एग्जांपल अपन पिछले साल एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल अपन पिछले साल एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं, वो एग्जांपल है कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, है ना, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक। स्पेसिफिकली अगर अपन एब्डोमिनल कैंसर में बात करें तो अपन कार्सिनोमा ऑफ स्टमक की बात करें तो वो सुप्रास्कैपुलर लिम्फ नोड्स पे जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वर्चोज लिम्फ नोड्स। तो उसमें बेसिकली वह स्टमक के खुद के लिम्फ नोड्स में नहीं जाके सुप्रास्कैपुलर लिम्फ नोड्स पे जाता है। ठीक है, इसका क्या कारण होता है, किस कारण से स्किप मेटास्टेसिस होता है? तो बहुत सिंपल सा कारण ये है कि बहुत सारी जगह पे वीनस लिम्फेटिक्स एनास्टमोसिस देखने को मिलता है। तो इन वीनस लिम्फेटिक्स एनास्टमोसिस के कारण, वीनस लिम्फेटिक एनास्टमोसिस के कारण जो भी उसके लोकल लिम्फ नोड्स हैं वो बाईपास्ड हो जाते हैं, जिसके कारण कोई दूर डिस्टेंट लिम्फ नोड्स पे मेटास्टेसिस सबसे पहले देखने को मिलती है। कभी कभी रिट्रोग्रेड मेटास्टेसिस भी देखने को मिलती है, जिसमें जो ट्यूमर स्प्रेड हो रहा है वो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ लिम्फेटिक्स स्प्रेड हो रहा है, जिसका एक बहुत मतलब जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण हो रहा है अनयूजुअल साइट पे मेटास्टेसिस देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत सिंपल सी बात, ये मान लीजिए एक प्राइमरी ट्यूमर है, इससे स्प्रेड होते 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 यहाँ पे जाना चाहिए था, जो अपन ने सबसे पहले बात करी थी कि नेचुरल फ्लो को फॉलो करता है, यूजुअली नेचुरल फ्लो को फॉलो करता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी तो क्या हो सकता है कि ये यहाँ जाना चाहिए था लेकिन ये चीज़ बाईपास हो गई और ये कहीं और पहुँच गया, है ना, बाईपास हो गई और ये कहीं और पहुँच गया। ये अपन ने इससे पहले वाले कंडीशन में देखा था, लेकिन इसमें जो अपन रिट्रोग्रेड मेटास्टेसिस की बात कर रहे हैं, ये तो कौन सी थी? स्किप मेटास्टेसिस। जबकि रिट्रोग्रेड मेटास्टेसिस में अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है वो, इसलिए कोई और ही जगह जो अनएक्सपेक्टेड जगह थी वहाँ जा रहा है। जैसे प्रोस्टेट कैंसर, मान लीजिए प्रोस्टेट कार्सिनोमा हो रहा है, तो प्रोस्टेट कैंसर में क्या होता है? सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। हिसाब से सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ड्यू टू रिट्रोग्रेड मेटास्टेसिस। सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ड्यू टू रिट्रोग्रेड मेटास्टेसिस। ये बेसिकली मैंने गलत लिख दिया है, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड होता है, मैं शायद बोला भी सुप्राक्लेविकुलर ही होऊंगा, पर वो सुप्राक्लेविकुलर होता है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? यूजुअली तो क्या होता है? नेचुरल रूट ऑफ लिम्फेटिक्स को फॉलो करता है,
लेकिन लेकिन बहुत बार स्किप मेटास्टेसिस और रिट्रोग्रेड मेटास्टेसिस भी देखने को मिलती है। इसकी अगर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो सेनाइटल लिम्फ नोड्स, सेंटिनल लिम्फ नोड्स, बेसिकली ये वो लिम्फ नोड्स होते हैं जो सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं। जो लिम्फ नोड सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड्स। उनकी बायोप्सी करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या मेटास्टेटिक लीजन हुआ है या नहीं हुआ है। बेसिकली जब भी जो लिम्फेटिक्स से स्प्रेड होएगा तो सबसे पहले किसी ना किसी लिम्फ नोड में पहुंचेगा, उसको बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड्स। उसकी अगर अपन बायोप्सी करेंगे, वहाँ पे अगर अपन को कार्सिनो मतलब सेल्स मिल रहे हैं, जो भी ट्यूमर सेल्स हैं वो मिल रहे हैं, मतलब वहाँ तक मेटास्टेसिस हो चुका है। ठीक है, अगर वो लिम्फ नोड्स में सेल्स नहीं मिल रहे तो वहाँ पे मेटास्टेसिस तब तक नहीं हुआ है। प्रोग्नोस्टिक वैल्यू की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में अपन एक्सिलर लिम्फ नोड्स का पता लगाते हैं, एक्सिलर लिम्फ नोड्स को देखते हैं, है ना, एग्जामिन करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या ब्रेस्ट कैंसर कहाँ तक स्प्रेड हुआ है, क्या कंडीशन है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि लिम्फ नोड स्वेल हो रहे हैं ना, उसको ही देख के अपन पता लगा सकते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। साइनस हिस्टियोसाइटोसिस एक चीज़ होती है जिसमें लिम्फ नोड्स में बेसिकली साइनस हिस्टियोसाइटोसिस, एक बार और बोल दो, साइनस हिस्टियोसाइटोसिस। इसमें लिम्फ नोड्स में क्या होता है, नेक्रोटिक प्रोडक्ट्स ऑफ ट्यूमर या एंटीजन। ट्यूमर्स या एंटीजन्स के नेक्रोटिक प्रोडक्ट्स के कारण वो लिम्फ नोड्स ठीक उसी तरह से अपन को लगते हैं। मतलब अपन जब भी एग्जामिन करते हैं पेशेंट को तो अपन को ऐसा लगता है कि शायद इसको कार्सिनोमा है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर है। क्यों? क्योंकि अपन जब उसके एक्सिलर लिम्फ नोड्स देखते हैं तो अपन को वहाँ पे स्वेलिंग लगती है। जब अपन एग्जामिन करते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि यहाँ तक स्प्रेड हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कार्सिनोमा नहीं हो, इन्फ्लेमेशन के कारण नेक्रोटिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एंटीजेंस आ रहे हैं, ट्यूमर्स के नेक्रोटिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जिनके कारण ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर है। तो बायोप्सी में ये भी एक बहुत कॉमन फाइंडिंग होती है, साइनस हिस्टियोसाइटोसिस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ देख लिया, किसी पेशेंट को एग्जामिन कर लिया, आप एग्जामिन करते ही उसको बोल रहे हो कि कैंसर है। ठीक है, आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके बाद अगर अपन दूसरे स्प्रेड का बात करें तो वो था हिमेटोजिनस स्प्रेड वाया ब्लड वेसल्स, है ना, यही होता है हिमेटोजिनस स्प्रेड वाया ब्लड वेसल्स, यूजुअल फॉर सार्कोमास, क्योंकि कार्सिनोमास ज़्यादातर किससे होते हैं, लिम्फेटिक से स्प्रेड, जबकि सार्कोमास ज़्यादातर किससे होते हैं, हीमेटोजिनस सिस्टम से स्प्रेड। कौन कौन सी वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो अपन पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि थिक वॉल्ड आर्टीरियल्स और आर्टरीज ये इन्वेजन को रेजिस्ट करती है। मतलब जब तक अगर इन्वेड ही नहीं होगा इसमें तो इससे मेटास्टेसिस हो ही नहीं सकता। मेटास्टेसिस किससे होता है तो इजीली इन्वेटेड कैपिलरीज और वेन्यूल्स और कैपिलरीज। बेसिकली ट्यूमर ग्रो कर रहा है, ट्यूमर इन्वेड कर रहा है, तो पहले ट्यूमर इन्वेड करता है, उसके बाद ही तो मेटास्टेसिस शो करता है। अब मान लीजिए कि आर्टरीज है, आर्टीरियोल्स है और आर्टरीज है, ये तो इन्वेड को ही परमिशन नहीं देती कि तुम हमको इन्वेड ही नहीं कर सकते, तो आर्टरीज से मेटास्टेसिस भी नहीं हो सकता। जबकि वेन्यूल्स और कैपिलरीज थिक वॉल मतलब थिन वॉल्ड होती है, पतली होती है, तो थिन वॉल के कारण इनका इन्वेजन बहुत आसानी से हो सकता है, तो उसके कारण इनका मेटास्टेसिस भी बहुत आसानी से हो सकता है। कुछ कार्सिनोमाज होती हैं जिनकी तो ये बहुत आदत ही है कि वो वेसल्स वेन से ही इन्वेड होंगे, जैसे कि रीनल सेल कार्सिनोमा, रीनल वेल से एक स्नेक लाइक फैशन में इंफीरियर वेना केवा तक पहुंच जाता है, जिससे वो राइट साइड ऑफ हार्ट तक इन्वेड हो जाता है। सिमिलरली हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमास वो पोर्टल और हिपेटिक वेन से इन्वेजन शो करता है। तो बेसिकली अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि ज़्यादातर अभी अपन ने कार्सिनोमा भले डिस्कस किए थे, पर ज़्यादातर सार्कोमाज कौन सा पाथवे लेते हैं, हिमेटोजिनस स्प्रेड को यूज लेते हैं। हिमेटोजिनस स्प्रेड में भी कौन, वेन्यूल्स और कैपिलरीज, क्योंकि ये पतली होती है, थिन वॉल होती है। ठीक है, अब एक बहुत कॉमन सी बात सीखो। कौन सी कॉमन सी बात कि अगर वेन्यूल्स और कैपिलरीज इन्वॉल्व हो रही है तो बॉडी की जितने भी एरिया पोर्टल एरियाज हैं, जितने भी पोर्टल एरियाज, वो कौन सी वेन से ड्रेन होते हैं, वो होते हैं पोर्टल वेन से। और पोर्टल वेन कहाँ जाके ड्रेन होती है, पोर्टल वेन जाके ड्रेन होती है लीवर में। जबकि जो भी सिस्टमिक एरियाज हैं, ये तो थे पोर्टल एरियाज, वो पोर्टल वेन में जाते हैं और पोर्टल वेन जाती है फाइनली लीवर में। जबकि सिस्टमिक वेन्स, सिस्टमिक एरिया जितने भी है ना, सिस्टमिक एरिया जितने भी है वो किससे जाते हैं, वेना केवा। वेना केवा जाती है हार्ट में, और हार्ट से वो वेना केवा हार्ट में जाती है वेना केवा, और हार्ट से कहाँ जाते हैं, लंग्स, है ना।
यही होता है ब्लड फ्लो सिस्टम। फिर लंग्स में वो वापस ऑक्सीजनेट हो जाते हैं, ये सब होता है। लेकिन जितना भी सिस्टमिक एरिया है वो वेना केवा से हार्ट, हार्ट से लंग। तो ये दो कौन से, लीवर और लंग्स, ये दो बहुत कॉमन साइट है मेटास्टेसिस की। मेटास्टेसिस की बहुत कॉमन साइट है लीवर और लंग, जब भी हिमेटोजिनस पाथवे से स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, वही नॉर्मल विनस फ्लो को फॉलो करेंगे। लीवर ज़्यादातर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व ऑर्गन है उस एरियाज में जहाँ पे भी पोर्टल एरिया में कोई कैंसर हो रहा है। लंग्स सिस्टमिक वेन, वेना केवा, सिस्टमिक वेन से वेना केवा से हार्ट, हार्ट से लंग्स। और बाकी भी किसी बॉडी में ट्यूमर हो सकता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, अपन ने दो ऑर्गन डिसाइड मतलब देख लिए थे। अगर लंग्स में खुद में कोई कैंसर है तो लंग्स के कैंसर कहाँ पे जाएंगे? लंग्स के कैंसर जाएंगे पल्मोनरी वेन से हार्ट में, और हार्ट से वो कहीं पे भी जा सकते हैं, है ना। तो अगर बॉडी में कहीं पे भी है तो वो जाएंगे हार्ट में वेना केवा से, और वेना केवा से वो जाएंगे लंग्स में, मतलब सॉरी, फिर पल्मोनरी आर्टरी से हो जाएंगे लंग्स में। यही है। अगर कोई पोर्टल एरिया में है तो पोर्टल एरिया से वो पोर्टल वेन से लीवर, और लंग में खुद में है तो लंग से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन से हार्ट, और हार्ट से पूरी बॉडी में कहीं पे भी जा सकते हैं, तो एल्सवेयर इन द बॉडी। और भी कुछ साइट्स होती है जैसे प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, इनके कैंसर बोन्स में जा सकते हैं, किडनी का, थायराइड का, लीवर का। पर स्पेसिफिक अगर अपन बात करें तो मेल्स में प्रोस्टेट और फीमेल्स में ब्रेस्ट। ठीक है, इनके बोन्स में भी मेटास्टेसिस शो कर सकते हैं। थायराइड के और प्रोस्टेट के कैंसर्स वर्टिबल कॉलम में भी मेटास्टेसिस शो कर सकते हैं बाय पेरीवर्टिब्रल विनस प्लेक्सस के थ्रू। लंग्स, किडनी, एड्रिनल के, ब्रेन में भी मेटास्टेसिस शो कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात अब है, देखो अभी तक वाली बात तो कोई मुश्किल नहीं थी। लीवर पोर्टल एरिया से जाता है, लंग्स सिस्टमिक वेन से जाता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी सिस्टमिक एरियाज हैं वहाँ से। अगर लंग्स में खुद में है कोई तो वो बॉडी में कहीं पे भी जा सकता है हार्ट के थ्रू। अगर बोन में दो याद रखना जरूरी है, प्रोस्टेट और ब्रेस्ट। मेल्स में प्रोस्टेट और फीमेल्स में ब्रेस्ट। वर्टिबल कॉलम थायराइड और प्रोस्टेट। ब्रेन का लंग याद रखना जरूरी है क्योंकि लंग के कैंसर ब्रेन में ज़्यादातर जाते हैं। तो ब्रेन में अगर हो रहा है तो लंग्स और एड्रिनल, ये याद रखना जरूरी है। और ये दो बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्केलेटल मसल और स्प्लीन ये रेजिस्टेंट शो करते हैं। ये किसी भी तरह का स्केलेटल मसल्स और स्प्लीन में मेटास्टेसिस नहीं होता है। अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होता, पर अभी इतना याद रखो कि स्केलेटल मसल और स्प्लीन में किसी भी तरह का मेटास्टेसिस शो नहीं होता है। कौन से दो कार्सिनोमाज होते हैं जो मेटास्टेसिस करते हैं? तो रीनल सेल कार्सिनोमा, इन्फीरियर वेना केवा, रीनल वेन इन्फीरियर वेना केवा से राइट साइड ऑफ हार्ट, और हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, पोर्टल वेन, हिपेटिक वेन। मेटास्टेसिस समझ आ रहा है? इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो अगली चीज, अगला पाथवे कौन सा था? सीडिंग थ्रू बॉडी कैविटीज या सरफेसेस। बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा कॉमन भी नहीं है, पर अगर देख लेते हैं तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स अराइज इन ऑर्गन्स एडजेसेंट टू बॉडी कैविटीज। वो भी जो भी ट्यूमर बॉडी कैविटी से एडजेसेंट किसी भी ऑर्गन में अराइज हो रहा है वो बॉडी कैविटी से स्प्रेड हो सकता है। बॉडी कैविटी से अपन क्या क्या समझते हैं? तो पेरिटोनियल, अब एब्डोमिनल बॉडी कैविटीज में पेरिटोनियल आ गई, प्लूरल बॉडी कैविटी आए, पेरिकार्डियल बॉडी कैविटी है, जॉइंट स्पेसेस, सब एरेक्नोइड स्पेस, ये सब बॉडी कैविटीज होती है। ठीक है, अगर इनके आसपास, अब पेरिटोनियम के आसपास कोई भी है, ठीक है, मान लीजिए पेरिटोनियम, ये मतलब एब्डोमिनल ऑर्गन है, इसके चारों तरफ पेरिटोनियम है, तो एब्डोमिनल ऑर्गन का कैंसर इस पेरिटोनियम में जा सकता है और पेरिटोनियम से स्प्रेड हो सकता है। इसमें एक और फाइंडिंग होती है, क्लिनिकल फाइंडिंग, एस्काइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, अगर एपिथेलियल लाइनिंग से भी स्प्रेड हो सकता है, जैसे कार्सिनोमा ऑफ किडनी है वो यूरेटर से स्प्रेड होके लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में जा सकता है। ज़्यादा कॉमन नहीं है ये वाले पाथवेज, फिर भी समझ, इतना बेसिक तो पता होना चाहिए कि एंडोमेट्रियम, जो भी एंडोमेट्रियम है, ये मान लीजिए यूट्रस है, तो इसके एंडोमेट्रियम में कार्सिनोमा हो गया तो उसके कारण वो फेलोपियन ट्यूब में चला गया और फेलोपियन ट्यूब से वो ओवरी में चला गया, तो ये भी तो स्प्रेड ही हो रहा है। अब एंडोमेट्रियम का कार्सिनोमा ओवरी तक पहुंच गया तो डिस्टेंट लोकेशन पे स्प्रेड हो रहा है वाया एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। सिमिलरली किडनी का कहाँ जा रहा है? लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में। एक बहुत रेयर कंडीशन है डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ पे क्या होता है, या तो स्काल्पल, नीडल, सुचर्स, इनसे डायरेक्टली ट्रांसप्लांट हो जाए कहीं दूर, या फिर क्या हो सकता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब लोअर लिप का अपर लिप में कैंसर ट्रांसफर हो जाता है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के कारण होता है। तो ये भी एक बहुत रेयर था, बट
तो बेसिकली अभी तक अपन ने मेटास्टेसिस के पाथवे डिस्कस किए थे, 5 पाथवे डिस्कस किए थे, जिसमें लिम्फेटिक्स था, वेन्स से हो रहा है जिसको हिमेटोजिनस बोलते हैं, और कौन सा था, और अपन ने देखा था बॉडी कैविटीज से हो सकता है, और किससे हो सकता है, तो और हो सकता है आपके एपिथेलियल लाइनिंग से, और डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेशन तो बहुत रेयर था, जिसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्काल्पल वगैरह से हो रहा था, है ना। तो ये अपन ने देखे मेटास्टेसिस के पाथवे। अब अपन बेसिकली देखते हैं मेटास्टेसिस होता कैसे हो रहा है, कैसे एक ट्यूमर सेल, प्राइमरी ट्यूमर सेल यहाँ से यहाँ पे जाके ट्यूमर बना रही है। इस बात को भी तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे हो रहा है, तो इसको समझो। इसको समझने के लिए पहले तो बेसिकली अपन नॉर्मल सेल्स को समझते हैं कि मान लीजिए 2 सेल है, ठीक है, ये 2 सेल है, ये 2 सेल कैसे एक बॉडी में रहते हैं इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा ये 2 सेल है, इन 2 सेल्स की भी अगर अपन बात करें तो ये सेल है, ये सेल्स के न्यूक्लियस हैं, ठीक है। इसके बाद ये सेल्स किससे जुड़े हुए हैं, तो ये सेल्स सबसे पहले जुड़े हुए हैं अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन से। सेल सबसे पहले जुड़े हुए हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद क्या आता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आता है इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये सेल आपस में भी जुड़े हुए हैं ताकि ये अपने बीच में कम्युनिकेट कर सके। हर बॉडी का नॉर्मली सेल इसी तरह से रहता है ना। बेसिक ओरिएंटेशन बॉडी के नॉर्मल सेल्स की कुछ इसी तरह की, ये आपस में कम्युनिकेट भी करके रहते हैं इनके कारण, और साथ में जुड़े हुए भी रहते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, तो उस बात को समझो। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, तो सबसे बेसिक से चल रहा है अपन। सबसे पहले तो क्या हो गया, सेल की शेप साइज चेंज हो रही है और अलग अलग तरह की हो गई। एक ही ट्यूमर में अलग अलग तरह के भी सेल्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। यही होता है ना मैलिग्नेंसी में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म। इसके साथ अपन ने क्या देखा था, सब बातें अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियस, ये चीज हो गई। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा, अरे यार चलो कुछ नहीं, जो सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने की बात थी वो ये थी कि ये जो सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये जिनसे जुड़े हुए होते हैं उनको बोलते हैं ई कैडेरिन। क्या बोलते हैं इसको अपन, ई कैडेरिन, ठीक है। ये सेल आपस में ई कैडेरिन से जुड़े हुए हैं, ये ई कैडेरिन होने लग जाता है कम। बेसिकली ये ई कैडेरिन होने लग जाता है कम, तभी तो ये सेल आपस में अब नहीं जुड़े हुए हैं। ट्यूमर सेल्स आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। अगर ये ट्यूमर सेल्स आपस में जुड़े हुए होते तो ये फैलते कभी नहीं, पर ई कैडेरिन हो जाता है कम, जिसके कारण ट्यूमर सेल्स अब आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, जिसके कारण मेटास्टेसिस हो जाती है कैंसर के सेल्स, ठीक है। एक और चीज़, ई कैडेरिन की कमी हो सकती है, या फिर बेसिकली ई कैडेरिन की नींव क्या होती है, तो ये ई कैडेरिन है। ये ई कैडेरिन सेल्स के अंदर कैटेनिन से जुड़े हुए होते हैं। तो बेसिकली ई कैडेरिन सेल्स के अंदर कैटेनिन से जुड़े हुए होते हैं। कैटेनिन सेल के अंदर एक नींव है जिनसे ई कैडेरिन जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी कंडीशन में कैटेनिन को जो जीन बना रहा है उसमें म्यूटेशन हो गया, तो ई कैडेरिन की नींव खराब हो गई, तो भी ये सेल आपस में नहीं जुड़े हुए। और बेसिकली अगर किसी कंडीशन में ई कैटेनिन ही खत्म हो गया तो भी ये सेल्स आपस में नहीं जुड़े हुए, है ना। तो सबसे पहले कार्सिनोमा में क्या होता है, कैंसर में सबसे पहले क्या होता है, चाहे वो कार्सिनोमा हो या सार्कोमा हो, कैंसर में सबसे पहले क्या होता है, तो पहले होता है इन्वेजन, उसके बाद होता है मेटास्टेसिस, ये तो अपन जानते हैं। सबसे पहले होता है लूजनिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स। अब ये ट्यूमर सेल्स की लूजनिंग किस कारण होती है, या तो लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ई कैडेरिन ऑब्लिक कैटेनिन। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, ट्यूमर सेल्स को लूजन करो ताकि ट्यूमर सेल्स फैल सकें। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ट्यूमर सेल्स के बाद था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, है ना। ट्यूमर सेल्स के बाद था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये ट्यूमर सेल था और यहाँ पे था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अभी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स 2 चीज़ों से बना होता है, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं 2 चीज़ें। पहले तो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, दूसरी इंटरस्टिशियल स्पेस। बेसमेंट मेम्ब्रेन हो या इंटरस्टिशियल स्पेस हो, केमिकली देखें तो ये बना हुआ है कोलेजन से,
और ये बना हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन से, प्रोटियोग्लाइकिन से। बेसिकली बना तो इन्हीं से है, ग्रुप अलग अलग ले लिया इसलिए अपन ने उसको नाम दे दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और क्या दे दिया नाम, इंटरस्टिशियल स्पेस। बेसिकली इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं अपन, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो बेसिकली सबसे पहले तो ट्यूमर सेल अलग हो गए एक दूसरे से, अब वो ट्यूमर सेल को पहुंचना है ब्लड तक, ब्लड वेसल कहीं है यहाँ पे, या फिर लिम्फेटिक्स तक पहुंचना है ना, तो वो इसको ऐसे डिग्रेड करेंगे, इसका होगा डिग्रेडेशन, जिसके कारण ये ब्लड वेसल तक पहुंच सके। अब इसका डिग्रेडेशन कौन करता है, तो ट्यूमर सेल खुद ही, ट्यूमर सेल खुद ही, या कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ आ जाते हैं, स्ट्रोमल सेल्स। तो ट्यूमर सेल्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स कुछ डिग्रेडिंग एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज है। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज है, जिसको आप बोलते हैं MMPs, मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज। ट्यूमर सेल सिक्रीट करते हैं मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज, साथ में कैथेप्सिन डी, यूरोकाइनेज, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। लेकिन मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज आपको याद होना चाहिए, ये यूरोकाइनेज, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर याद हो, कैथेप्सिन डी याद हो तो वेल एंड गुड, पर मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज याद होना चाहिए, जिसका भी सबसे कॉमन एग्जांपल है मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज 9। ठीक है, इसका भी अपन समझाता हूँ, मैं इसको भी समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। और साथ में क्या होता है, कुछ लोकल डिग्रेडेशन भी होता है प्रोटीलाइटिक एंजाइम से। तो सबसे पहले लूजनिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स हो गई, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन हो गया। इसका क्या क्लिनिकल लिंक है, इसका क्लिनिकल लिंक ये कि बेसिकली ये ट्यूमर सेल, इन ट्यूमर सेल्स के सबसे पहले हो गई लूजनिंग, उसके बाद डिग्रेडेशन हो रहा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन हो रहा है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किससे बना हुआ है, यूजुअली कोलेजन से बना हुआ है। उसके बाद कहीं जाके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बाद कहीं जाके ब्लड वेसल है या लिम्फेटिक्स है, मान लीजिए लिम्फेटिक्स है, और लिम्फेटिक्स के कारण पूरी बॉडी में वो स्प्रेड हो रहा है, और स्प्रेड के कारण ही डेथ हो रही है। क्योंकि अपन ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो मेटास्टेसिस ही कॉमन कॉज ऑफ डेथ है कैंसर में। साइंटिस्ट ने सोचा कि बेसिकली यहाँ पे जो कोलेजन है इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कौन कर रहा है इसका डिस्ट्रक्शन, MMP है ना, MMP डिस्ट्रक्शन कर रहा है। अगर अपन इस स्टेप को ही रोक दें तो ये ब्लड वेसल तक, लिम्फेटिक्स तक पहुँचेगा ही नहीं। कार्सिनोमा, कैंसर का मेटास्टेसिस लिम्फेटिक्स तक पहुँचेगा ही नहीं, जिससे वो पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा, जिससे डेथ होने की प्रोबेबिलिटी कम है। MMP में कॉमन एग्जांपल MMP9, जो टाइप 4 कोलेजन का क्या करता है, डिग्रेडेशन करता है। लेकिन किस्मत अच्छी नहीं थी। क्यों किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि साइंटिस्ट ने ये सोचा था कि ड्रग्स ऐसी बनाते हैं जो ड्रग्स इस स्टेप को रोक दें, लेकिन फिर पता पड़ा रिसर्च में कि एक और स्पेसिफिक पाथवे कैंसर सेल्स यूज़ लेते हैं, वो सिंपली स्क्वीज़ होते हैं और ब्लड वेसल तक पहुंच जाते हैं। मतलब वो कोलेजन का डिस्ट्रक्शन ही नहीं करते, कोलेजन के ऊपर उल्टा स्क्वीज़ होते होते ब्लड वेसल तक पहुंच जाते हैं, जिससे मेटास्टेसिस हो सकती है। तो ये तो बहुत सिंपल पाथवे था। क्या था कि ये भाई सबसे पहले तो ट्यूमर सेल्स की लूजनिंग हुई, उसके बाद ट्यूमर सेल्स स्क्वीज़ होते ब्लड वेसल तक पहुँच गए। लेकिन अपन जिस पाथवे की अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो पाथवे ये है कि ट्यूमर सेल्स की लूजनिंग हुई, उसके बाद ट्यूमर सेल्स ने MMPs को सिक्रेट किया। MMP में सबसे कॉमन MMP9 जो कोलेजन टाइप 4 का क्या कर रहा है, डिग्रेडेशन कर रहा है। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है लूजनिंग हो गई, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन हो गया। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के डिग्रेडेशन से एक और चीज़ हो रही है। एक और चीज़ क्या हो रही है कि नॉर्मली अगर अपन देखें तो नॉर्मली क्या होता है कि एपिथेलियल सरफेस है ना, एपिथेलियल सेल्स के सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ उसको जोड़ के रखता है। मतलब ये एपिथेलियल सेल है ना, एपिथेलियल सेल के जो बेसल सरफेस होते हैं ना, ये मान लीजिए एपिथेलियल सेल का बेसल सरफेस है। इस बेसल सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स इसको इस एंडोथीलियम के साथ जोड़ के रखते हैं। मतलब सॉरी, इसको किसके साथ जोड़ के रखते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जोड़ के रखते हैं। गलत बोल दिया मैं, एंडोथीलियम हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जोड़ के रखते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के डिग्रेडेशन के कारण जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जुड़ने की जगह है ना रिसेप्टर्स की, डिग्रेडेशन के कारण कुछ इस तरह से हो गया। अब देखो इसको मैं अच्छे से मतलब अच्छा डायग्राम बना देता हूँ। ये तो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये वो साइट्स है जहाँ पे एपिथेलियल सेल्स जुड़ेंगे, और ये है एपिथेलियल सेल्स।
एपिथेलियल सेल का बेसल सरफेस पर रिसेप्टर है इनसाइड के लिए। अब अपन ने देखा कि सबसे पहले तो क्या था, ये एपिथेलियल सेल्स भी जुड़े हुए थे कुछ ई कैडेरिन से। सबसे पहले तो क्या हुआ, सबसे पहले तो हुआ इस ई कैडेरिन का रिमूवल हुआ, सबसे पहले तो इस ई कैडेरिन का रिमूवल हुआ। तो अब ये एपिथेलियल सेल्स किसी से भी जुड़े हुए नहीं है, ये फ्री, ये कहीं पर भी जा सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन भी आता है, इसका डिग्रेडेशन शुरू हो गया। अब इसके डिग्रेडेशन के कारण ये साइट्स है ना, ये साइट्स भी कहीं और एकदम ही अजीब जगह पे ट्रांसफर हो गई। ठीक है, ये साइट मान लीजिए ट्रांसफर हो गई कुछ इस तरह से, डिग्रेडेशन हुआ तो उसके कारण वो साइट ट्रांसफर हो गई कुछ इस तरह से। तो पहले साइट ट्रांसफर होती है, तो एपिथेलियल सेल्स जो पहले ऊपर थे वो धीमे धीमे आ गए नीचे। ठीक है, तो ये एपिथेलियल सेल्स जो ऊपर थे वो डिग्रेडेशन के कारण धीमे धीमे नीचे आ गए। तो क्या हुआ, लूजनिंग हुई, लूजनिंग के बाद क्या हुआ, लूजनिंग के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन हुआ, जिसके कारण जो भी ट्यूमर सेल्स थे, जो भी एपिथेलियल सेल्स थे, अपन बेसिकली कार्सिनोमा को डिस्कस करें इसलिए एपिथेलियल बोलते जा रहा हूँ मैं। तो ट्यूमर सेल जो भी था उसका अटैचमेंट में चेंज हो गया। इस अटैचमेंट में चेंज होने के बाद में उन ट्यूमर सेल्स का लोकोमोशन, माइग्रेशन शुरू हो जाता है। धीमे धीमे वो ट्यूमर सेल्स माइग्रेट होने लग जाते हैं। उस ट्यूमर सेल्स को माइग्रेट कौन करता है, तो ट्यूमर सेल्स खुद ही कुछ साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। उन साइटोकाइंस को बोलते हैं ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन का मतलब क्या है, जो खुद पे एक्ट करे, खुद सिक्रेट करके खुद पे एक्ट कर रहे हैं। जो सेल सिक्रेट कर रहा है उस सेल खुद पे ही एक्ट कर रहा है। ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर्स, कुछ मोटिलिटी फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली ऑटोक्राइन होते हैं, मतलब ट्यूमर सेल्स ने सिक्रेट किया और खुद ट्यूमर सेल पे एक्ट कर रहा है और उसकी मोटिलिटी करवा रहा है। ठीक है, तो वो धीमे धीमे ट्यूमर सेल्स डिराइव साइटोकाइंस AMF के कारण वो लोकोमोशन शो कर रहे हैं, जिसके बाद वो अल्टीमेटली ब्लड या लिम्फेटिक्स तक पहुंच जा रहे हैं। इसको बोल रहे हैं बेसिकली अपन, क्या बोल रहे हैं इसको, इन्वेजन। सबसे पहले हो रहा है इन्वेजन। अब इन्वेजन के बाद में होता है मेटास्टेसिस। तो इन्वेजन अपन समझ गए कैसे वो ब्लड वेसल तक पहुंचे या लिम्फेटिक्स तक पहुंचे। अब लिम्फेटिक्स के तक पहुंचने के बाद शुरू होता है उसका मेटास्टेसिस। क्या शुरू हो रहा है, मेटास्टेसिस। तो अब इस मेटास्टेसिस को भी अपन अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो उसने पेनिट्रेट किया वेस्कुलर और लिम्फेटिक चैनल को, उसके बाद शुरू हो गया वो ब्लड वेसल में पहुंच गया, चाहे वो वेन में पहुंच गया और लिम्फेटिक्स में पहुंच गया। तो उसमें पहुंचने के बाद, सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद वो सेल या तो ट्यूमर सेल मर जाएगा शियर स्ट्रेस के कारण, एनोक्सिस के कारण, या इन्नेट या अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के कारण वो सेल मर जाएगा। एनोक्सिस का मतलब होता है बेसिकली एपोप्टोसिस हो जाएगा उस सेल का। ठीक है, एपोप्टोसिस के साथ एक स्पेसिफिक चीज़ थी बुक में दी हुई और मेरे को दिमाग में नहीं है, सॉरी। मैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा एनोक्सिस का मतलब। ठीक है, या तो मोस्ट प्रोबेबली तो वो सेल, ट्यूमर सेल मर जाएगा। बट अगर वो ट्यूमर सेल सर्वाइव कर जाता है, तो वो ट्यूमर सेल आपस में जुड़ जाएगा और क्लम्प्स बना देगा, या प्लेटलेट के साथ जुड़ जाएगा, प्लेटलेट ट्यूमर एग्रीगेशन बना देगा, या कोएगुलेशन फैक्टर्स के साथ जुड़ जाएगा। और इन सब के साथ जुड़ने के कारण, आपस में जुड़ने, प्लेटलेट्स के कारण जुड़ने के कारण उसकी फैलने की स्थिति जो होगी ना वो बढ़ जाएगी। उसकी रहने की, एक तो स्टेबल रहने की स्थिति भी बढ़ जाएगी, बहुत इंक्रीज हो जाएगा। मतलब वो अब अच्छे से फैल भी सकता है, मेटास्टेसिस भी अच्छे से शो कर सकता है, और वो अब मरेगा भी नहीं। जो उसके ऊपर इन्नेट अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के कारण उसको मार रहे थे, अब वो भी नहीं हो सकता। समझ रहे हो, तो वो आ जाएगा सर्कुलेशन के अंदर आ जाएगा, और या तो आपस में जुड़ के प्लेटलेट के साथ जुड़ के एम्बोलाई बना देगा, कोएगुलेशन फैक्टर के साथ जुड़ के एम्बोलाई बना देगा। अब वो एम्बोलाई धीमे धीमे सर्कुलेशन में चारों तरफ फैलेगा, लिम्फ के साथ, वेंस के साथ, जो भी उसका नॉर्मल रूट है उस नॉर्मल रूट के साथ वो फैलेगा। अब उसके साथ फैलते फैलते वो कोई ना कोई डिस्टेंट साइड पर जाके क्या अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फैलते फैलते वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। कुछ एडेसिव मॉलिक्यूल्स रोकने का मदद करते हैं जैसे इंटेग्रिन्स वगैरह, लेकिन अपन को दिमाग में होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट CD44 एडेसिव मॉलिक्यूल का। CD44 एडेसिव मॉलिक्यूल का अपन को पता होना चाहिए कि CD44 एडेसिव मॉलिक्यूल के कारण वो रुकेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होएगा, अब वो जहाँ पे रुका है वहाँ पे एग्जिट करेगा सर्कुलेशन से, जहाँ पे रुका है वहाँ पे वो सर्कुलेशन से एग्जिट करेगा। अब वो कहाँ पे रुकता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, तो ट्रोपिज्म ऑफ पर्टिकुलर ट्यूमर,
हर पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए एक स्पेसिफिक टिश्यू ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। वो कैसे पता पड़ता है, अभी रुको इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए वो यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर था, ठीक है, वो कहीं जाके रुका, तो अब वो क्यों कहीं जाके रुका, पूरे बॉडी में कहीं और जाके क्यों नहीं रुक रहा, किसी स्पेसिफिक साइट पे जाके क्यों रुक रहा है, तो उसकी दो पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं और एक उसका एक्सेप्शन है। तो मैं बताता हूँ। एक तो ये ट्यूमर सेल है, इस ट्यूमर सेल के ऊपर किसी तरह का रिसेप्टर पाया जाता हो सकता है कि इस ट्यूमर सेल के ऊपर किसी तरह का रिसेप्टर हो, ठीक है। और मान लीजिए इस कैंसर के लिए ये स्पेसिफिक ऑर्गन मेटास्टेसिस के लिए अच्छा है, तो इस मेटास्टेसिस के ऑर्गन के पास इसके लाइगेंड्स हो, ठीक है। तो मेटास्टेसिस ऑर्गन के पास लाइगेंड है, तो बॉडी में ये फैल रहा है, मतलब सॉरी लिम्फेटिक्स या वेन्स के साथ जा रहा है, लेकिन ये जैसे ही यहाँ पे आया, ये इसको रिसेप्टर को लाइगेंड मिल गए और ये इसके कारण इस टिश्यू में आ गया। ये रीज़न हो सकता है कि भाई रिसेप्टर और लाइगेंड के मिलने के कारण वो किसी टिश्यू में जा सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है जो ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादा देखने को मिला कि कुछ कीमोकाइंस स्पेसिफिक होते हैं। अब क्या होता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ना, उसके ट्यूमर सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो स्पेसिफिक कीमोकाइंस के रिसेप्टर्स हैं, जैसे कीमोकाइन CCR7 या C×CR4, है ना। तो ये दो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये C×C अपन पुरानी वीडियोस में सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो C×CR7 R4 ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। किसके ऊपर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके ट्यूमर सेल के ऊपर। और जो भी ये ब्रेस्ट कैंसर की अपन बात कर रहे हैं, जो भी टिश्यू प्रोन है जहाँ पे मेटास्टेसिस हो सकता है, अच्छी जगह है ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो सूटेबल है मेटास्टेसिस के लिए जो टिश्यू, वहाँ पे ये कीमोकाइन सिक्रीट होते हैं। तो बेसिकली ये लिम्फ से फैल रहा है और जहाँ पे कीमोकाइन सिक्रीट हो रहे हैं ये रिसेप्टर्स उसको पहचान रहे हैं और उसके कारण वो टिश्यू में जा सकता है। तो एक तो क्या हो सकता है, लाइगेंड रिसेप्टर का फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब लाइगेंड रिसेप्टर के मिलने के कारण कोई टिश्यू चूज हो सकता है, या ऐसे कीमोकाइन को अपना रिसेप्टर मिल गया, उसके कारण इस ट्यूमर सेल को पता पड़ गया कि मैं यहाँ पे मेटास्टेसिस कर सकती हूँ। कुछ टिश्यूज जो अपन पहले मैंने बोला था एक्सेप्शन याद रखना, जैसे स्प्लीन, और स्प्लीन से भी स्पेसिफिक अगर अपन बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केलेटल मसल, है ना। स्केलेटल मसल आप मान लीजिए ऐसी बंजर भूमि है जहाँ पर कैंसर नाम का बीज बो ही नहीं सकते। अब हर बीज को बोने के लिए एक स्पेसिफिक, मतलब मिट्टी तो अच्छी ज़रूरत होगी, खाद की तो ज़रूरत होगी, बट स्केलेटल मसल के पास कोई भी खाद ऐसे, मतलब स्केलेटल मसल इतनी बंजर भूमि है कि वहाँ पे किसी भी तरह का मेटास्टेसिस नहीं हो सकता। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एग्जिट फ्रॉम सर्कुलेशन कहाँ होता है, क्योंकि हर पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए स्पेसिफिक टिश्यू के पास एक कोई ट्रोपिज्म होता है, मतलब अट्रैक्ट करने की पावर होती है। इसके बाद क्या होता है, वो वहाँ पे एग्जिट करेगा सर्कुलेशन से और वहाँ पे जाके माइक्रोमेटास्टेसिस बनेगा। क्या बनेगा वहाँ पे? माइक्रोमेटास्टेसिस बनेगा। माइक्रोमेटास्टेसिस बनने के कारण, माइक्रोमेटास्टेसिस ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर। एक और बहुत स्पेसिफिक बात, यहाँ पे एग्जिट कर दिया सर्कुलेशन से, तो वही जो अपन ने पहले 4 प्रोसेस पढ़े थे ना, यही सब उल्टी डायरेक्शन में होंगे। लोकोमोशन होते होते फिर वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन की जगह वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वापस बनने लग जाएगा और फिर वो वापस ट्यूमर सेल वहाँ पे जुड़ने लग जाएंगे। ई कैडरिन की मदद से वहाँ पे ट्यूमर सेल्स वापस जुड़ने लग गए। तो ये सब वहाँ पे जाके वापस रिवर्स डायरेक्शन में होगा। अगर अपन बात करते हैं तो एक और स्पेसिफिक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये जो कहाँ पे था, एक सेकेंड, हाँ, अपन ने बात करी थी मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज, है ना। तो ये मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज क्या करता है, ये एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन करता है, साथ में ये क्या करवाता है, ये साथ में वहाँ पे करवाता है वस्कुलोजीनेसिस। क्यों करवाता है वस्कुलोजीनेसिस, इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, इसलिए मैंने इसको अभी बोला, वहाँ पे नहीं समझाया था। तो मैं बताता हूँ आपको क्यों करवाता है ये, क्योंकि माइक्रोमेटास्टेसिस बन रहा है। अब माइक्रोमेटास्टेसिस क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलीमीटर का बन सकता है। जो भी सेकेंडरी ट्यूमर है वो या तो 1 मिलीमीटर का बन गया या 2 मिलीमीटर का बन गया, इससे बड़ा नहीं बन सकता। क्यों बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि हर ट्यूमर को ग्रो होने के लिए
ऑक्सीजन की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर तक डिफ्यूज़ होंगे पास की ब्लड वेसल्स से, है ना। पर अब 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर तो नहीं, अपन जानते हैं बड़े बड़े ट्यूमर बन जाते हैं सेकेंडरी भी। तो क्या होता है, यहाँ पे होने लग जाता है वस्कुलोजिनेसिस, नई ब्लड वेसल बनने लग जाती है। तो पहले माइक्रोमेटास्टेसिस के बाद क्या होता है, एंजियोजीनेसिस होता है। अब एंजियोजीनेसिस दो तरह से हो सकता है, या तो न्यू एंजियोजीनेसिस हो रहा है, मतलब पुरानी ब्लड वेसल्स है ना, इसी में से कुछ नई वेसल्स निकल रही है, या कुछ नई वेसल्स बन सकती है जिसको अपन बोलते हैं वस्कुलोजिनेसिस। अब इस वस्कुलोजिनेसिस के भी दो फायदे, मतलब ट्यूमर को दो फायदे, ट्यूमर को क्या दो फायदे हैं, तो पहली फ़ायदा तो ये कि उसको ऑक्सीजन मिलने लग जाएगा, न्यूट्रिएंट मिलने लग जाएगा, और दूसरी बात ये कि जो नए एंडोथीलियल सेल्स बन रहे हैं, जो नए एंडोथीलियल सेल्स बन रहे हैं, दूसरे फायदे के अपन डिस्कस कर रहे हैं, नए एंडोथीलियल सेल्स बन रहे हैं, ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर इनको रिलीज़ करते हैं, है ना। तो इनके रिलीज़ होने के कारण भी, इन सब के रिलीज़ होने के कारण उस ट्यूमर को ग्रो होने का अच्छा मौका मिल जाता है। तो सबसे पहले माइक्रोमेटास्टेसिस बनता है, उसके बाद एंजियोजीनेसिस होता है, उसके बाद मैक्रोस्कोपिक ट्यूमर, बड़ा ट्यूमर देखने को मिलता है। बहुत बड़ी वीडियो थी, मैं जानता हूँ, वाकई बहुत बड़ी वीडियो थी, मैंने खुद ने 2 पार्ट में इसको वो की थी, पर मैं अपलोड एक ही पार्ट में करूँगा, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लिनिकली भी और यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप इसको देखिएगा, मैंने मेरी तरफ से अच्छी कोशिश की। आगे तो थैंक यू, होपफुली आपको समझ आया हो। थैंक यू। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। थैंक यू।